जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आंसर की दिया था हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले, आप सभी ने देखा होगा जो भी दिया होगा, अगर आपका सीबीटी 1 में 50 क्वेश्चन बन रहा है 45 प्लस, है ना। बात करें एवरेज की, बात करते हैं एवरेज, अगर 45 प्लस बन रहा है ना, एवरेज 45 प्लस, तो कुछ भाई का 40 भी होगा, कुछ भाई का 39 भी होगा, है ना, कुछ का 45 भी होगा, कुछ का 46 भी होगा, कुछ का 50 होगा। तो हम बात करें, अगर आपका 45 से 50, अगर आपका 45 से 50 नंबर आ रहा है काट के, गलत नंबर काट के 45 से 50 नंबर बन रहा है, तो आपका सीबीटी 1 में 100% सिलेक्शन होगा, आप किसी भी जोन से हैं। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 का सारे सवाल, है ना। देखिए आप लोग, हम लोग इस बुक से सारे सवाल कवर करेंगे। देखिए, अगर सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी 2 में ध्यान रखिएगा कि सीबीटी 1 से सवाल पूछे जाएंगे। सीबीटी 1 का सेम टू सेम सवाल सीबीटी 2 में पूछेगा, 100% पूछेगा। 2016 में भी पूछा था। 2016 में जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, मेंस का 17 में हुआ था, तो पूछा था वहाँ पर। आप अगर बनाए होंगे, सेट बनाए होंगे 16 का सीबीटी 1 का, एनटीपीसी सीबीटी 1 का बनाए होंगे और सीबीटी 2 का भी बनाए होंगे, तो आपका बहुत सवाल जो है रिपीट हुआ मिला होगा, सेम सवाल पूछा है। तो आप लोग क्या करें, तो आपका सबसे पहला काम होगा सीबीटी 1 का सारे सवाल अच्छे से कवर कर लें। तो आपके लिए हम लेके आए हैं सीबीटी 1 का सारे सवाल कवर करेंगे इसमें। देखिए, टोटल 124 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 3400 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3400 प्लस। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम पीडीएफ भेज देंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक खरीदने के, आपका भाई है, आपको हर एक चीज़ उपलब्ध कराए। आप सभी लोग को कम से कम हर एक सेट में 30 प्लस क्वेश्चन सही करना है। और एक ज़रूरी बात बता दें कि जो भी भाई बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर इसे देख ले। यहाँ से सवाल बिहार एसआई में ज़रूर पूछे जाएगा, ये ध्यान रखें। और आप जो है इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। और आपको वीडियो आगे में फ़ोन रख दीजिए, वीडियो देखिए, साइड में एक पेज लीजिए और पेज में आपको नंबर लिखना है कि आप जो है कितने सवाल सही कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, क्या इसका उत्तर आपको पता है? तो 1 नंबर देंगे कि आप 1 सवाल सही कर चुके हैं। ऐसे आपको देखना है कि आप टोटल जो है कितने सवाल सही कर पाते हैं। अगर आप 30 प्लस सवाल सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त है ना। आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, है ना। अगर 25 प्लस भी आ जाता है तो बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगले, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था। तो भारतीय ध्वज पहली बार 1907 में विदेश में फहराया गया था। सवाल देखिए, 1800 सल्तन की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है। तो पूरी तरह से समाप्त 1 नवंबर 1858 से 1800 सल्तन की क्रांति पूरी तरह से समाप्त मानी जाती है। अगले, अगले देखिए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट जो है महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित हुआ था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं। तो इसमें 164 सदस्य हैं। ध्यान रखें, WTO इसमें 164 सदस्य हैं। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था। तो भारत में पहली बार हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। आप सभी को पता होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक कोर्ट की स्थापना किया गया था और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। क्या पता है आप सभी को? तो इसके बारे में आप सभी को ज़रूर पता होगा। अगले देखिए, UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो आप सभी को पता है कि UN में 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और 5 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आपको 5 अस्थायी सदस्य का नाम याद रखना है और तेज़ी में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं। तेज़ी में कीजिए कमेंट में। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10।
अगले देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल हैं? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक जो है 1121 हेरिटेज स्थल शामिल था। अगले सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना, इसका शुरुआत किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया था। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से 2015 में। अगले देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। अगले, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा में होता है, ध्यान रखें। अगले देखिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पे है? तो चंबल नदी पर है। आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था? आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था? ध्यान रखें, 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट लागू किया गया था। अगले, तन्यता किसका गुणधर्म है? तन्यता, जो तन्यता होता है वो किसका गुणधर्म है? तो ये धातु का गुणधर्म है। और आपको बताना है सबसे तन्य धातु जो है कौन है। आपको ऑप्शन है चांदी, हीरा, सोना, इनमें से कौन सही है? सबसे तन्य धातु कौन है? तो आपको बता दें कि सबसे तन्य धातु सोना होता है। सबसे तन्य धातु कौन है? सोना। और 1 ग्राम सोना से, अगर 1 ग्राम आप सोना लेते हैं तो उसे खींच के 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोना से, ध्यान रखें। अगले देखिए, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? मुगल शासक अकबर का जो राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1956। तो यहाँ देखिए ये गलत दे रखा है ना, तो ये 1956 नहीं है, तो ये ध्यान रखें, है ना, ये बिल्कुल ही गलत है, 1556 देना था। तो प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो आप इसे सही कर लीजिए। अगले देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुआ है। HRA की स्थापना, ध्यान रखें, 1924 में हुआ था। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से लेके 7.4। तो आपको 7.3 से 7.4, है ना, 7.4 याद रखना है मानव शरीर का पीएच मान। अगले देखिए, नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? ये 2016 में किया था। कब किया था? 2016 में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? मतलब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो कि नासिक में है। तमस्य उपन्यास के लेखक कौन है? तमस्य उपन्यास के लेखक है भीष्म सहनी। भीष्म सहनी जो है इनके लेखक हैं। अगले सवाल, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जेम्स आर्थर गोसलिंग ने किया था। तो ध्यान रखें, आर्थर गोसलिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक थे। आगे, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो पहली बार भारत ने ओलंपिक में 1990 के पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म ध्यान रखें आप लोग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है। इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इनसैट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 1983 में ये लॉन्च किया गया था। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो 2019 का है, इसे ध्यान ना रखें, तो उस समय 6 व्यक्ति को दिया गया था। तो ये सवाल को छोड़ दें आप लोग। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण जो कि 1958 में हुआ था, तो कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति कोड नेम था इसका।
नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? तो नोबेल प्राइज में सबसे युवा कौन था? तो मलाला यूसुफजई। आप सभी को पता होगा मलाला यूसुफजई के बारे में। अगले देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहली बार संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? तो ये बाइनरी में किया जाता है, ध्यान रखिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक जो है सांची का स्तूप बनाया था, अशोक, आप सभी को पता होगा। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये चित्रकारी से संबंधित थे, राजा रवि वर्मा। अगले, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था इसका उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। अगले देखिए, फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो ये द्विलिंगी पुष्प है, ध्यान रखें। और अगले देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है। और देखिए आगे, तो यहाँ तक जो है आप देख लीजिए, आप यहाँ तक कितने सवाल का उत्तर आपको पहले से पता था। और चलिए अगले शिफ्ट देखते हैं हम लोग, दूसरे शिफ्ट। और फिर से बता दें कि ये सारे सवाल बिहार एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे सवाल बिहार एसआई के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां। कौन किया था? सर सैयद अहमद खां। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ था, और ये जो है 1650 में शुरू किया था शाहजहां ने। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील आप सभी को पता है राजस्थान में है। कहाँ पे है सांभर झील? राजस्थान में है। आगे देखिए, चींटी के डंक में, जो चींटी होते हैं उसके डंक में कौन से अम्ल होते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल इसके डंक में होते हैं, ध्यान रखें, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होते हैं। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो ये जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन से नियम? जड़त्व का नियम। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, ध्यान रखें। भौतिक में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो जॉन बर्डीन को। पहली बार 1956 में और दूसरी बार 1972 में मिला था। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के बाद, ध्यान रखिए, गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? अगले सवाल, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना, ध्यान रखें, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना होती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो बाघ संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, जरूर ध्यान रखें आप लोग। वायरलेस टेक्नोलॉजी, ध्यान रखें, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? तो वायरलेस जो टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ यूज करते हैं, है ना, सभी यूज करता है। तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो देखिए इसके आविष्कारक कौन थे? जाप हार्टसेन, है ना, जाप हार्टसेन इसके आविष्कारक थे। भारत में, अगले सवाल, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। अगले सवाल, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो
1853 आप सभी को पता है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलाया गया था। किसके समय में? डलहौजी, आप सभी को पता है डलहौजी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने, आप सभी को पता है मुंबई से थाने चली थी। और 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। स्क्रीन पे है, थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। 34 किलोमीटर। अगले देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगले, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो ये सूरत प्रेसिडेंसी। आप सभी को पता है कि 1613 में, है ना, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था सूरत में 1613 में, है ना, पता है ना आप सभी को। चलिए अगले देखिए, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से लेके कटरा तक चली थी। ध्यान रखिए, दिल्ली से कटरा तक। आप कमेंट में करें, कमेंट में लिखिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी। दूसरी चली थी कहाँ से? दिल्ली से कटरा तक। आपको पहली बताना है। ये सारे सवाल बिहार एसआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए तो वो है ही, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। आगे देखिए, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवि गायत्री थे? तो पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित थे? तो ये संस्कृत भाषा से संबंधित थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होती है। ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान रखें, ISP का फुल फॉर्म। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती खेलते हैं। आज का करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अगर आप देखे होंगे तो बोले थे कि खेल से संबंधित पूछे जाते हैं नाम देके कि ये किस खेल खेलता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए एनटीपीसी में पूछा है। अगले सवाल, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्य को नामित करता है। अगले सवाल, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये जो है कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब लाया गया था बच्चों के लिए? तो ये 26 अगस्त 2019 को लाया गया था, अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21A के तहत। चलिए अगले देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन से है? तो देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है। इंदौर सबसे स्वच्छ है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। आप सभी को पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। चलिए आगे देखिए, अगले देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा। तो रामचंद्र गुहा के द्वारा इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक लिखा गया था। ध्यान रखें, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। 26 जुलाई 1856 को विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया गया था। अगले सवाल देखिए, भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था? तो भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। अगले देखिए, GSAT 30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT, है ना, ये क्या है? संचार उपग्रह है। ध्यान रखिए, GSAT 30 जो है किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये संचार उपग्रह है। अगले, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड में कौन अलग है? तो बाकी से सभी से अलग जो है डायमंड। डायमंड पता है कि ये धातु है और ये सबसे कठोर है ना। जो डायमंड है धातु है और ये सबसे क्या है? कठोर है। आप सभी को पता होगा।
और अगले देखिए, कौन सा एक वसा उत्तक है? वसा उत्तक कौन से हैं? तो एडिपोज उत्तक जो है एक वसा उत्तक है। अगले, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो आप सभी को पता है कि 6 अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कितने हैं? 6 अक्रिय गैस है। तो इसमें जो है आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। और आप कमेंट में बताइए वायुमंडल में ऑर्गन कितने % पाए जाते हैं और पीरियोडिक टेबल में ऑर्गन जो है किस समूह में है? ये 2 क्वेश्चन आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखिए, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन इनके जनक हैं। श्वेत क्रांति आप सभी ने पढ़ा होगा। और देखिए अगले, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसमें भी आप कमेंट कीजिए कि कितना सवाल आप सही कर पाए हैं। इसमें सभी का शिफ्ट अलग अलग करके आपको कमेंट करना है कि टोटल सवाल आप कितना सही कर पाए हैं एक शिफ्ट में। हम लोग अभी तक 2 शिफ्ट ख़त्म कर चुके हैं। और चलिए देखते हैं अगले शिफ्ट। और देखिए आप, देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय किया गया था। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड होगा तो उस पर देखिएगा लिखा होगा देना बैंक और विजया बैंक। अगले सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? तो 8वें नंबर का महासचिव कौन है? बान की मून जो है महासचिव है 8वें नंबर का। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो कब किया था? 1957 में इसका उद्घाटन किया था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नव वर्ष का नाम क्या है? तमिल नव वर्ष का नाम क्या है? तो पुथुंडो जो है इसका नव वर्ष का नाम है। तो ये थोड़ा अजीब है, पुथुंडो है ना, तमिल नाम है। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगले सवाल, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल राजा ने किया था। चोल राजा है ना, राज चोल ने किया था। राजा राज चोल ने किया था। ध्यान रखिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अगले सवाल देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप सभी को पता है कि ये गांधी जी ने भाग लिया था। किसने? गांधी जी। आप सभी को पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों में तो अंबेडकर ने सभी में भाग लिया था और गांधी जी जो थे ये दूसरे में भाग लिया था। अगले सवाल देखिए, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो ये तो ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर देखिए, प्लोटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। भारत में जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई है। ध्यान रखें। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? तो सकल निवेश घटा ह्रास मूल्य। सकल निवेश घटा ह्रास मूल्य, ये इकोनॉमिक्स के फार्मूला है। सकल निवेश घटा कर देना है, आपको माइनस कर देना है ह्रास मूल्य, तो वो शुद्ध निवेश के बराबर होता है। अगले देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 31 अगस्त 1956 में पारित किया गया था। और अगले देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था 1919 में। अगले सवाल देखिए, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1959 को किया गया था। और इस समय जो राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1962 तक राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति थे
जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? देखिए कैसा सवाल पूछा है ना। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की जल सा घर जो है ये फिल्म जमींदार पर आधारित था। अगले सवाल, कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कपास में महाराष्ट्र, अब सभी को पता है महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में कपास का उत्पादन होता है, तो यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइटस, जो डेंड्राइटस जो है वो जानकारी प्राप्त करता है। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए, आप सभी को पता है। हरे पौधे, अगले सवाल देखिए, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसे क्या कहना है? तो इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं इसे। तो ऐसे पौधों को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो कर, जो टैक्स है, पूंजीगत आय का भाग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से है? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। ध्यान रखें ये 5 अस्थायी सदस्य है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र थुम्बा है, ध्यान रखें। पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करती है? तो पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस जो है अम्लता से रक्षा करती है पेट की दीवार की। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसरो द्वारा 100 नंबर के उपग्रह का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2018 को किया गया था। इसे छोड़ दे, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, बहुत पुराना हो गया है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग जो समझ नहीं सकता है, ध्यान रखें। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के झारखंड में जो जादूगोड़ा खान है वहाँ से उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाते हैं? तो चींटी के डंक पढ़ चुके हैं, जिसमें कि कौन सा अम्ल होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मिक अम्ल होता है। उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आप सभी लोग बेकिंग सोडा का फार्मूला ध्यान रखें, NaHCO3। और चलिए आज तक हम लोग जो है आज यहीं तक रुकते हैं। कल देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ से 5 जनवरी से आगे। आप लोग फाइनल ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आप टोटल कितने सवाल को पहले से जानते थे, कितने सवाल का उत्तर आपको पहले से पता था। अगर आप NTPC की एग्ज़ाम देते या दिए तो ज़रूर बताइए आप कितने सवाल कर पाए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।